दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की अपनी इस क्लास के अंदर दोस्तों रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, दूसरा क्रेब्स चक्कर था, तीसरा ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, या NADH2 FADH2 का अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, या इसको ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चेन, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी कहते हैं, ETS सिस्टम, ETS ETC सिस्टम, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस क्लास में अपन टोटली ETS साइकिल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ETS सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में NADH2 FADH2 इनसे अल्टीमेट क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात ATP का उत्पादन होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र है क्या अल्टीमेट, FADH2 या NADH2 का अल्टीमेट ATP के रूप में चेंज होता है। ATP प्रोडक्शन होती है जो अपने पास ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है, उससे अपने को जो मिलता है NADH2 FADH2 मिलता है, उसका ATP के रूप में जो चेंज, ऊर्जा मुक्त जो होती है, वो किसके द्वारा होती है, ETS के द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चक्कर के अंतर्गत ऑक्सीजन, इस चक्कर में क्या होता है, अंतिम हाइड्रोजन ग्राही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंतर्गत अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है, अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सिस्टम, ETS पूरा सिस्टम कहां पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मेम्ब्रेन के ऊपर, आंतरिक भित्ति के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति के ऊपर पूरा सिस्टम चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ETS है, ETS के अंतर्गत क्या होते हैं, जो 5 साइटोक्रोम समूह से पूर्ण होता है, और इसके अंतर्गत टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ETS के अंतर्गत 5 कॉम्प्लेक्स है, 9 कैरियर है, 5 साइटोक्रोम का समूह, साइटोक्रोमिक तंत्र होता है। क्वेश्चन आता है कि ETS में टोटल नंबर ऑफ कैरियर कितने होते हैं, 9। कितने साइटोक्रोम का ग्रुप होता है, 5, जिसको साइटोक्रोम सिस्टम कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत ETS में टोटल कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स। आप देखो, पहला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स में FMN NADH2 होता है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखो FADH2 है। तीसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 साइटोक्रोम है, B और C। और चौथा कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। इसके अंदर साइटोक्रोम A और A3 है, इसमें 2 कॉपर के सेंटर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वें कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एटीपेज एंजाइम होता है। 5वें कॉम्प्लेक्स में एटीपेज है। चौथा कॉम्प्लेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। अब अपन बाहर से कुछ इस प्रकार के केमिकल जाते हैं जो इनको इनहिबिट कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें इनहिबिटर, देखो इनहिबिटर जैसे साइनाइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देते हैं, 4 नंबर को। 4 नंबर को ब्लॉक करने का मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम काम नहीं करेगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो श्वसन क्या होता है, बंद हो जाता है। और श्वसन बंद होते ही क्या है, उस ऑर्गेनिज्म में, उस जीव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो साइनाइड खाने से या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण तुरंत डेथ का कारण क्या होता है, श्वसन रुक जाता है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, तुरंत क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंटीमाइसिन है, ये क्या होते हैं, 3rd कॉम्प्लेक्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रोटिनोन है, एमाइटेल है, ये इस प्रकार के होते हैं
जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। इस प्रकृति में कुछ इस प्रकार के प्लांट है जिनके ऊपर साइनाइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साइनाइड डाल देने पर भी उनके अंतर्गत क्या होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, अर्थात पादप की डेथ नहीं होती है। जैसे अपन बात करें पालक है, मटर है, ये साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन होता है इनके अंतर्गत। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका साइनाइड का ईटीएस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा श्वसन क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन पाथवे श्वसन कहलाता है। अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन पाथवे चलता रहता है इनके अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लांट है, जैसे पालक है, मटर है, जो साइनाइड प्रतिरोधी होती है, साइनाइड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी तक देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, NADH2 FADH2 से अल्टीमेट ऊर्जा का प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा की मुक्ति कहां होती है? ETS तंत्र के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का श्वसन में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है? अंतिम ग्राही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ETS कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति पर। क्वेश्चन आता है ETS में टोटल नंबर ऑफ कैरियर 9, साइटोक्रोम का समूह 5 का। साइटोक्रोमिक तंत्र में 5 साइटोक्रोम होते हैं और कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या है? FMN और NADH2, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में FADH2, थर्ड के अंदर साइटोक्रोम B व C1 और फोर्थ के अंदर साइटोक्रोम AA3 और 2 कॉपर केंद्र है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में 5 मेटिपेज है। इनहिबिटर वेरी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देते हैं? 4 को। श्वसन रुक जाता है, क्या होती है? डेथ हो जाती है। एंटीमाइसिन किसको ब्लॉक करते हैं? थर्ड कॉम्प्लेक्स को। और जो रूटिनोन और एमाइटेल है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। और पालक और मटर क्या होते हैं? साइनाइड प्रतिरोधी होती हैं। इनमें अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन पाथवे होता है, इस कारण साइनाइड से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद के अंदर देखो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपने पास जो ग्लाइकोलाइसिस या साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में अपने पास जो NADH2 बनता है, उस NADH2 का जो ट्रांसफर करते हैं या FADH2 जो बनता है, उनका ट्रांसफर है माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उससे हो नहीं सकता। इसका उनका ट्रांसफर करने के लिए, उनका स्थानांतरण करने के लिए, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भित्ति से ट्रांसफर करने के लिए 2 प्रकार के शटल होते हैं। 2 प्रकार के शटल होते हैं जो NADH2 को पकड़ करके क्या होते हैं? साइटोसोल साइटोप्लाज्म या ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 उनको पकड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मेम्ब्रेन तक ले जाते हैं। उसके लिए 2 शटल की आवश्यकता होती है। तो शटल का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में NADH2 बनता है उसको ETS तक पहुंचाना, मतलब मेम्ब्रेन क्रॉस करवाना। किसके अंतर्गत? स्पेशली यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में शटल नहीं होते हैं, यूकेरियोट्स में शटल होते हैं। यूकेरियोट्स में अपन बात करते हैं शटल सिस्टम किसमें? यूकेरियोट्स के अंदर। ये 2 प्रकार का शटल होते हैं, 2 शटल होते हैं। एक तो कौन सा होता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है और एक मेलेट एस्पार्टेट शटल है। अब दोस्तों इसके अंदर जो ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल है स्पेशली मांसपेशियों के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं में होते हैं। और ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल, जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जब आता है तब एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP का प्रोडक्शन होता है? 36 ATP का। और वेरी इंपॉर्टेंट जब मेलेट एस्पार्टेट शटल है, इसमें एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP का प्रोडक्शन होता है? 38 ATP का। और वेरी इंपॉर्टेंट मेलेट एस्पार्टेट शटल स्पेशली कहां मिलता है? हार्ट में, किडनी में और लीवर के अंदर मिलता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल के अंतर्गत है, ये शटल में अपने पास ATP का प्रोडक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रभावी कौन सा होता है? FADH2। और मेलेट एस्पार्टेट शटल के अंतर्गत ATP ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसमें प्रभावी कौन सा होता है? NADH2। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट में मैंने कहा था शटल सिस्टम नहीं होता है, अर्थात इसमें एक ग्लूकोज से कितनी बनती है? 38 ATP ही बनती है प्रोकैरियोट।
प्रोकैरियोटा में ईटीएस कहां पर चलता है? मीजोसोम की आंतरिक मेम्ब्रेन के ऊपर चलता है। ईटीएस किस प्रकार की रिएक्शन है? रिडॉक्स, एक प्रकार का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, वो क्या है? ईटीएस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईटीएस में टोटल नंबर ऑफ कैरियर कितने हैं? 9 वाहक होते हैं, 9 कैरियर है, जिसमें साइटोक्रोम कितने हैं? 5 साइटोक्रोम है। और इन 9 का ये सीक्वेंस आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में टोटल 9 कैरियर है, और जो 9 कैरियर है उनका क्रम क्या है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। एनएडी है, एफएमएन है, एफएडी है, कोएंजाइम क्यू या यूबिक्विनोन कहते हैं इसको। साइटोक्रोम देखो बी, सी, ए3, साइटोक्रोम बी है, सी है, ए3 है। ये देखो 5 साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोमिक तंत्र है। टोटल इसके अंतर्गत 9 कैरियर है। एनएडी, एफएमएन, एफएडी और कोएंजाइम क्यू या यूबिक्विनोन, ये फिक्स सीक्वेंस है 9 कैरियर का। ये 9 के 9 कैरियर का हमें 5 साइटोक्रोम होता है। ये फिक्स सीक्वेंस आपको दोस्तों अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का कौन सा सीक्वेंस है? BCAA3 है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है 9 जो कैरियर है ईटीएस में उनका कौन सा क्रम है, तो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोट में एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी बनती है? हमेशा 38 एटीपी बनती है, क्योंकि शटल सिस्टम नहीं होता है। प्रोकैरियोट में इस ईटीएस कहां होता है? मीजोसोम के अंदर। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कौन सा है? ईटीएस है। रिडॉक्स कौन सा है? ईटीएस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैरियर कितने हैं? सारे 9 है। क्वेश्चन आता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? 36। पेशी और तंत्रिका में होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। मेलेट एस्पार्टेट शटल से कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है? 38 एटीपी का। मेलेट एस्पार्टेट शटल कहां होता है? हार्ट, किडनी और लीवर के अंदर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंतर्गत जो शटल सिस्टम है स्पेशली किस में मिलता है? यूकैरियोट्स के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत शटल सिस्टम के द्वारा क्या होता है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस, इनका जो भी NADH2 FADH2 जो भी होता है उनको पहुंचाया जाता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, अर्थात ईटीएस तक पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों ईटीएस सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। जिससे आप सिंपल तरीके से देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? आंतरिक मेम्ब्रेन है, और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये आंतरिक झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा अपन सिंपल करके देखते हैं तो इसके अंतर्गत ये तो क्या होता है? देखो इधर ये मैंने लाइन खींची है, ये क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये तो ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और इसके अंदर अपन बात करें, ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और अंदर की ओर अपन देखें तो टोटल क्या होता है? मैट्रिक्स है। ये पूरा का पूरा देखो क्या है? मैट्रिक्स वाला पार्ट है। तो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन और ये मैट्रिक्स। यहां पर मैंने सिंपल दिखाया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसके अंदर का देखो आप थोड़ा सा इसको सिंपल तरीके से समझो। यदि अपन इसके अंतर्गत सिंपल तरीके से समझे तो इसके अंतर्गत आप देखो FMNH2, यहां से देखो आप मैट्रिक्स क्या होता है? NADH2 आता है, NAD में कन्वर्ट हो गए। यहां देखो इधर 2 हाइड्रोजन छोड़ दिया, ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन है वो कहां चले गए? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले गए। अब ये देखो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंतर्गत यहां पर हाइड्रोजन आ गए। इसके बाद इसके अंतर्गत FeS से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसके बाद में यहां आ गया। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन और आ गए अंदर की तरफ, और यहां पर FADH2 है, किस में कन्वर्ट हो गया? FAD के अंदर। यहां से 2 हाइड्रोजन और देखो इसके अंतर्गत यहां आ गई, अर्थात यहां
टोटल ओवरऑल क्या हो गया, यहां इधर हाइड्रोजन आ गई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर और वहां हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, अर्थात प्लस और माइनस एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। इस पोटेंशियल को अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल मोटिव फोर्स कहते हैं। एक विभव उत्पन्न हो गया, विभव से यहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, उधर हाइड्रोजन क्या है, कम है। फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, देखो एफईएस से कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम बी से एफईएस, और एफईएस से कहा गया, साइटोक्रोम C1 के अंदर आ गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखो फिर हाइड्रोजन क्या हो गई, इधर आ गई। यहां पर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न हो गया। कीमोऑस्पेटिक थ्योरी भी यही समझाती है कि यहां पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसके कारण एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब देखो इसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन किस में आता है, साइटोक्रोम C के अंदर, साइटोक्रोम C से A और A से किस में जाता है, A3 के अंतर्गत जाता है, A3 में ट्रांसफर हो गया। अब आप यहां से देखो, यहां पर एक चैनल बनता है, इसको अपन क्या कहते हैं, F0 कण। ये F0 कण है एक प्रकार का, अपन F0 कण माना है इसको, और या इसको अपन प्रोटॉन चैनल कह सकते हैं या कपलिंग फैक्टर कह सकते हैं। जो हाइड्रोजन आई थी वो हाइड्रोजन यहां से यहां पर ट्रांसफर होती है, इस चैनल से होकर के, देखो इस चैनल से होकर के जाती है। इस चैनल से होकर के जब गुजरती है हाइड्रोजन, देखो यहां से गुजरती है, तब यहां पर अपने को क्या प्राप्त होता है, एटीपी उत्पन्न होती है। एटीपी कहां होता है, आप ढंग से देखो, ये F1 कण है, F1 कण का ऑक्सीसोम है, इसका ये हेड है, हेड में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का। और एटीपी का हेड के अंतर्गत प्रोडक्शन हो रहा है, ये F1 कण है, इसके अंतर्गत F1 कण ऑक्सीसोम के हेड में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है, ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके अल्टीमेट क्या बना देता है, H2 बना देता है। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें से ज्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही भी है, और वो ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन से क्रिया करके लास्ट में क्या बना देता है, H2 बना देता है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन के अंतर्गत जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो किसके कारण डेवलप होता है, हाइड्रोजन के कारण। आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि ETS के अंतर्गत एटीपी का प्रोडक्शन है F1 कण के अंदर, और हेड जो ऑक्सीसोम है, F1 कण या ऑक्सीसोम एलिमेंट्री पार्टिकल के हेड के अंदर होता है एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए एटीपेज एंजाइम होता है, जो कहां होता है, इसके हेड के अंदर होता है। और साइटोक्रोम 5 साइटोक्रोम है, आपको फिक्स सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, BCAA3, BCAA3 फिक्स आपको साइटोक्रोम का मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में 9 चैनल होते हैं। इलेक्ट्रॉन है, आप देखो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाता है तो किस चैनल के थ्रू जाता है, F0 कण या प्रोटॉन चैनल या कपलिंग फैक्टर के द्वारा जाता है। यह आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि किस हिसाब से ETS क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम क्या चीज है, इससे अल्टीमेट किसका प्रोडक्शन होता है, एटीपी का। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है, ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी शटल है इसमें, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कब होता है, मेलेट एस्पार्टेट शटल होता है। ये कौन सी बॉडी की मांसपेशी और तंत्रिका की सेल में होता है, ये कौन सी सेल में होता है, कार्डिक, हार्ट और लीवर की सेल में। इसमें ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में कितने एटीपी होते हैं, मेलेट एस्पार्टेट शटल में कितने एटीपी होते हैं, 2 एटीपी का अंतर क्यों होता है, प्रोकैरियोट में शटल एब्सेंट होते हैं। ETS आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए किस क्या चीज है, एक रिडॉक्स, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है। ETS क्या चीज है, इसमें कितने कैरियर है, क्या साइटोक्रोम होता है, कौन कौन से साइटोक्रोम होता है, इसमें कितने कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इनहिबिटर में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ज्यादा पूछते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए।
इसके अंतर्गत ये साइकिल कहां पर कंप्लीट होता है, कितने स्टेपों में होता है, कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने कैरियर है, क्या साइटोक्रोम ग्रुप में क्या होता है, ये दोस्तों आपको पूरा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। रेस्पिरेशन या श्वसन की 3 स्टेप थी। पहली स्टेप क्या थी, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट है, दूसरा क्रेब्स चक्कर कंप्लीट है, तीसरा ETS कंप्लीट है। इस प्रकार दोस्तों रेस्पिरेशन की अपन शुरुआत की थी ग्लूकोज, फैट या प्रोटीन से शुरू की थी और अल्टीमेट अपने पास क्या उत्पन्न हुई है, ATP उत्पन्न हुई है। इसके बाद में दोस्तों अपन रेस्पिरेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। रेस्ट पार्ट अपने पास रेस्पिरेशन का बचा है, वो बचा है अफेक्टिंग फैक्टर बचा है, इसके अलावा RQ बचा है, श्वसन गुणांक बचा है, इसके अलावा PPP या HMP पाथ बचा है, इसके अलावा थोड़ा ATP के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा थोड़ा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज तक UPSC RPC क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर के आज है ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।